शारदा थानवी आज अपनी YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11th हिंदी कंपलसरी के अंतर्गत आरोह पुस्तक के अंदर गलता लोहा जो कहानी है शेखर जोशी की लिखी, उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सभी प्रश्नोत्तर बहुत सरल लैंग्वेज में, बहुत सरल भाषा में और बहुत स्पष्ट लिखा हुआ, ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, समझने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो हम प्रारंभ करते हैं बच्चों पाठ के 7 वाले क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 1, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और गन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। इसका उत्तर देखिए। जिस समय धनराम तेरह का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने जवान के चाबुक लगाते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यह सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र को धौंकनी, फेंकने और सन लगाने के कामों में लगा दिया था। वे उसे धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगे। मास्टर जी पढ़ाई करते समय छड़ी से और पिताजी मनमाने औजार, हथौड़ा, छड़, हत्था जो हाथ लगे उससे पीट पीट कर सिखाते थे। इस प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। ये हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। इसका उत्तर देखिए। धनराम के मन में नीची जाति होने की बात बचपन से बिठा दी गई थी। दूसरे, मोहन कक्षा में सबसे होशियार था, इस कारण मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। तीसरे, मास्टर जी कहते थे एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उसका नाम रोशन करेगा। उसे भी मोहन से बहुत आशाएं थी। इन सभी कारणों से वह मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। अब देखिए प्रश्न तीसरा। धनराम को मोहन के लिए व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों, ये क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए। मोहन ब्राह्मण जाति का था। उस गांव में ब्राह्मण स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे तथा शिल्पकारों के साथ उठते बैठते नहीं थे। यदि उन्हें बैठने के लिए कह दिया जाता तो भी उनकी मर्यादा भंग होती थी। धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी मोहन देर तक बैठा रहा। यह देखकर धनराम हैरान हो गया। वह और अधिक हैरान तब हुआ जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोट मारने लगा और धौंकनी फेंकते हुए भट्टी में गर्म किया और ठोक पीट कर उसे गोल रूप भी दे दिया। तब उस धनराम को मोहन के इस व्यवहार पर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि मोहन ने ब्राह्मण होकर के अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझा और उसके आफर तो था, जो था आफर, उसके ऊपर बैठ करके उसने लोहार का काम भी किया। तो इस प्रकार से धनराम को मोहन के इस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। आगे देखिए प्रश्न 4। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। इसका उत्तर देखिए। लेखक ने मोहन के लखनऊ प्रवास को उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा है। यहाँ आने पर उसका जीवन बंदी और नई लीक पर चलने लगा था। वह सुबह से शाम तक नौकर की तरह काम करता था। नए वातावरण व काम के बोझ के कारण मेधावी छात्र की प्रतिभा कुंठित हो गई। उसके उज्जवल भविष्य की कल्पनाएं नष्ट हो गईं। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसे कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने पड़े। उसे कोई काम नहीं मिल सका। प्रश्न 5 देखिए। हम 5 करेंगे। प्रश्न 5, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों। इसका उत्तर देखिए। एक दिन धनराम को तेरह का पहाड़ा नहीं आया तो आदत के अनुसार मास्टर जी ने संटी मंगवाई और धनराम से सारा दिन पहाड़ा याद करके छुट्टी के समय सुनाने को कहा। जब छुट्टी के समय तक उसे पहाड़ा याद ना हो सका तो मास्टर जी ने उसे मारा नहीं, वरन ये कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यही वह कथन था जिसे पाठ में लेखक ने जबान के चाबुक कहा है, क्योंकि धनराम एक लोहार का बेटा था और मास्टर जी का यह कथन उसे मार से भी अधिक चुभ गया। जैसा कि कहा भी जाता है कि मार का घाव भर जाता है पर कड़वी जबान का घाव नहीं भरता। यही धनराम के साथ हुआ और निराशा के कारण वह अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख सका। देखिए प्रश्न 6। एक कथन है, इस कथन के संदर्भ में उत्तर पूछे गए हैं। इसमें बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने किससे कहा, किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा और क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है। तो
6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें केवल एक मात्र कथन दे रखा है, बिरादरी का यही सहारा होता है। इससे संबंधित आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। क है किसने किससे कहा, ख है किस प्रसंग में कहा, ग है किस आशय से कहा, घ है क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है। तो ये 4 प्रश्न है, चारों प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। देखिए प्रश्न 6 का उत्तर क में जो है कि बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा, इसका उत्तर है क में। यह वाक्य मोहन के पिता बंसीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा। ख क्वेश्चन है आपका, किस प्रसंग में कहा। जब बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंता व्यक्त की तो रमेश ने उससे सहानुभूति जताई और उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें ताकि वह शहर में रहकर अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। किस आशय से कहा, ये कहा था मोहन के पिता ने। यह कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया। बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। यह कथन कहा था मोहन के पिता ने रमेश से, जो उनकी बिरादरी का था, उससे कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा था। अब लास्ट जो है आपके पास में घ, क्या कहानी से यह आशय स्पष्ट हुआ है। कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। रमेश अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाया। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक नहीं समझता था। उसने व परिवार ने मोहन का खूब शोषण किया और प्रतिभाशाली विद्यार्थी का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार कर घर वापस भी भेज दिया। तो ये हुआ है हमारे छठे में। पहला एक सेंटेंस दे रखा था बच्चों, एक वाक्य दे रखा था, उससे संबंधित हमारे पास में 4 क्वेश्चन पूछ रखे थे। ये 4 क्वेश्चन यानी कि छठे का पहला क्वेश्चन हो गया है हमारे पास में। अब छठे का दूसरा क्वेश्चन है, वो कर रहे हैं हम। छठे ही क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसमें भी एक सेंटेंस दे रखा है। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य है, किसके लिए कहा गया है, किस प्रसंग में कहा गया है, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपके पास में, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, यह वाक्य, कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है, यह इसका उत्तर आएगा। यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, किस प्रसंग में कहा गया है, तो इसका उत्तर आएगा। मोहन धनराम की दुकान पर हंसुए में धार लगवाने आता है। काम पूरा हो जाने के बाद भी वह वहीं बैठा रहता है। धनराम एक मोटी लोहे की छड़ को गर्म करके उसका गोल घेरा बनाने का प्रयास कर रहा होता है, परंतु सफल नहीं हो पा रहा है। मोहन ने अपनी जाति की परवाह न करके हथौड़े से नपी तुली चोट मारकर उसे सुगढ़ गोले का रूप दे दिया। अपने सदे हुए अभ्यस्त हाथों का कमाल के उपरांत उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी। तो ये हुआ है आपके पास में ख का आंसर। अब हम करेंगे ग का। ग में देखिए बच्चों, प्रश्न है आपके पास में, यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। तो ये क्वेश्चन है जो आपके पास में था, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, कहानी का यह वाक्य। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है कि यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। तो ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है, कौन से पात्र की चारित्रिक विशेषताओं को उजागर कर रहा है। तो इसका उत्तर देखिए, यह मोहन के जाति निरपेक्ष व्यवहार को बताता है। वह पुरोहित का पुत्र होने के बाद भी अपने बाल सखा धनराम के ऑफर पर काम करता है। यह कार्य उसकी बेरोजगारी की दशा को भी व्यक्त करता है। वह अपने मित्र से काम न होता देख उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा देता है और काम पूरा कर देता है। तो इस प्रकार से हुए आपके पास में छठे का पहला और दूसरा दोनों ही क्वेश्चन। अब हमारे पास में ये हुए हैं पाठ के 7 वाले क्वेश्चन आंसर। अब हम करेंगे पाठ के आसपास के क्वेश्चन और इसके अलावा भी जो पाठ है इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे हमारे इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं पाठ के आसपास वाले क्वेश्चन आंसर। अब देखिए आपके पास में है पाठ के आसपास का पहला क्वेश्चन, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है, चर्चा करें और लिखें। गांव में मोहन अपने लिए संघर्ष कर रहा था। दूसरे गांव की पाठशाला में जाने के लिए प्रतिदिन नदी पार करना, मन लगाकर पढ़ना, हर अध्यापक के मन में अपनी जगह बनाना, ये सारे संघर्ष वह अपना भविष्य बनाने और अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए कर रहा था। लखनऊ शहर में जाकर रमेश के घर में आलू लाना, दही लाना, धोबी को कपड़े देकर आना, ये सब काम वह रमेश के परिवार के लिए कर रहा था। इससे उसका अपना भविष्य धूमिल हो गया और माता पिता के सपने भी टूट गए। गांव का होनहार बालक
शहर में घरेलू नौकर बनकर रह गया था। इसी प्रकार के तर्क लिखकर सहपाठियों के साथ चर्चा का आयोजन किया जा सकता है। अब देखिए पाठ के साथ में ही दूसरा क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर चर्चा करें। तो इसका उत्तर देखिए, मास्टर त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व अध्यापक के रूप में ठीक ठाक लगता है। वे अच्छे अध्यापक की तरह बच्चों को लगन से पढ़ाते थे। वे किसी के सहयोग के बिना पाठशाला चलाते थे। वे अनुशासन प्रिय हैं तथा दंड के भय आदि के द्वारा बच्चों को पढ़ाते भी हैं। वे होशियार बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इन सब विशेषताओं के बावजूद उनमें कमियां भी हैं। वे जातिगत भेदभाव को मानते हैं। वे विद्यार्थियों को सख्त दंड भी देते हैं। वे मोहन से भी बच्चों की पिटाई करवाते थे। वे कमजोर बच्चों को कटु बातें बोलकर उनमें हीन भावना भरते थे। छात्रों में हीन भावना तथा भेदभाव करने का उनका तरीका अशोभनीय था। तो ये त्रिलोक सिंह के व्यक्तित्व की खामियां थी और कुछ खूबियां थी जो इस क्वेश्चन के अंदर आपके डिफाइन किया गया है। इसके अलावा एक और है तीसरा क्वेश्चन पाठ के साथ में, वो कर रहे हैं हम आगे। देखिए आपके पास में प्रश्न 3 जो है पाठ के साथ वाला, पाठ के आसपास वाला वो क्वेश्चन है। देखिए, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है। क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता है? चर्चा करें। इस कहानी का अंत और कई तरीके से हो सकता है। पहला देखिए, मोहन द्वारा गांव लौटकर झूठे मान की रक्षा के लिए कोई काम न करना और खाली बैठे रहना। कहानी का इस तरीके से भी कहानी का अंत कर सकता था। दूसरा देखिए, मोहन के माता पिता का विद्रोह कर उठना और रमेश से झगड़ा करना, दोषारोपण करना, ये भी कहानी का अंत कर सकता था कहानी का। तीसरा देखिए, धनराम को देखकर मोहन का मुंह फेर लेना और बात न करना, ये भी इस तरीके से भी कहानी का अंत हो सकता था। फिर एक और है अंतिम, मोहन द्वारा एक छोटा कारखाना खोलकर ग्रामीण लड़कों को हाथ का हुनर सिखाना। तो इसके अतिरिक्त भी कहानी के अनेक अंत और तरीके हो सकते थे। वो कहानीकार की सोच के ऊपर निर्भर करता है कि कहानीकार कितना और किस प्रकार से कहानी का अंत कर सकता है। तो इस कहानी के अंत विभिन्न तरीके से हो सकता था, मतलब इस कहानी का जो अंत है वो विभिन्न तरीकों से हो सकता था। तो ये हुआ है हमारे पास में बच्चों पाठ के आसपास वाले क्वेश्चन आंसर। अब हम कर रहे हैं पाठ के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 3 से 4 जो हम करेंगे वो है पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अन्य महत्वपूर्ण में बच्चों हमारे पास में 4 क्वेश्चन है इस पाठ के। इसके अंदर देखिए, पहला क्वेश्चन है, गलता लोहा कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट करें। प्रतिपाद्य स्पष्ट करें, किसी भी कहानी का, किसी भी कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं किसी भी गद्य और पद्य से संबंधित। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको विशेष फोकस करना होता है परीक्षा की दृष्टि से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलता लोहा कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट करें, यानी कि कहानी में वास्तव में कहानीकार क्या कहना चाहता है, लेखक क्या कहना चाहता है। गलता को लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे के प्रस्तावित करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। तो ये कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण में दूसरा प्रश्न है, देखिए, मोहन के पिता के जीवन संघर्ष पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर, मोहन के पिता वंशीधर तिवारी गांव में पुरोहिती का काम करते थे। पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान करवाना उनका पैतृक पेशा था। वे दूर दूर तक यह कार्य करने जाते थे। इस कार्य से परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। वे अपने होनहार बेटे को भी नहीं पढ़ा पाए। यजमान उनकी थोड़ी बहुत सहायता कर देते थे। तो ये है उनके मोहन के पिता के जीवन संघर्ष की थोड़ी सी यात्रा कि उनका जीवन किस प्रकार से था, किस प्रकार से उन्होंने संघर्षमय जीवन जिया था, उसके ऊपर उन कहानीकार ने जो फोकस था वो आपके पास में ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम कर रहेंगे अन्य महत्वपूर्ण का तीसरा प्रश्न। अन्य महत्वपूर्ण का बच्चों देखिए तीसरा प्रश्न, कहानी में चित्रित सामाजिक परिस्थितियां बताइए। इसका उत्तर,
कहानी में गांव के परंपरागत समाज का चित्रण किया गया है। ब्राह्मण टोले के लोग स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे तथा वे शिल्पकार के टोले में उठते बैठते नहीं थे। कामकाज के कारण शिल्पकारों के पास जाते थे परंतु वहां बैठते नहीं थे। उनसे बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन कुछ वर्ष शहर में रहा तथा बेरोजगारी की चोट भी सही। गाँव में आकर वह इस व्यवस्था को चुनौती देता है। तो ये है इसकी कहानी में जो सामाजिक परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। अब हमारे पास में अंतिम प्रश्न बचा है अन्य महत्वपूर्ण में, वो कर रहे हैं। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण का अंतिम प्रश्न है बच्चों, बंसीधर को धनराम के शब्द क्यों कचोटते रहे? इसका उत्तर, बंसीधर को अपने पुत्र से बड़ी आशाएं थी। वे उसके अफसर बनकर आने के सपने देखते थे। एक दिन धनराम ने उनसे मोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए बताया कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है, शीघ्र ही वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम ने उन्हें कहा कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। ये शब्द बंसीधर को कचोटते रहे क्योंकि उन्हें मोहन की वास्तविक स्थिति का पता चल चुका था। लोगों से प्रशंसा सुनकर उन्हें दुख होता था। तो ये हुए हमारे पास में अन्य महत्वपूर्ण के 4 अन्य प्रश्न। इसके अलावा इस वीडियो में आपने किए हैं गलता लोहा से संबंधित पाठ्य पुस्तक के सभी क्वेश्चन आंसर। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।